आइए 16 किस किस ने सुन लिया है कल जो हमने किया है? वन बाई वन देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। बिलाल भाई आपने सुन लिया आइए 16 कल जो क्लास हुई? नहीं सर, वो तो अभी तक है ना, ये अपलोड ही नहीं किया लेक्चर तो। ना करो यार, हुआ हुआ है, हुआ हुआ है। नहीं हुआ हुआ सर, आप जो है ग्रुप देख ले, मैंने ग्रुप में अभी मैसेजेस किए हैं, रात भी जो है ना मैं तकरीबन भी 1:30 बजे तक मैं देखता रहा हूँ। एक और मिनट। मदनी भाई, जी सर। मदनी, आप उसका सिंपल तरीका है, मेरे चैनल पे जाएं अजमल कानवी ऑफिशियल। वहां पे कल जी मैंने सर। टाइम से अपलोड कर दिया था, उन्होंने शायद उधर लिंक नहीं शेयर किया। अभी जाएं जरा जी मोबाइल पे जाएं यूट्यूब पे। जी सर, मैं अभी चलता हूँ। अभी जरा ओके वेरीफाई करें। पहुंच गए? एक मिनट सर। कितनी स्लो? नहीं सर, स्लो नहीं। मेरा फोन स्लो हुआ पड़ा है सर। अच्छा। ये ठीक है सर, आया हुआ है, अपलोडेड है वो। यार देख लो, मैंने अपलोड करके लिंक देना था वो मैंने दे दिया। जी मैं पीडीएफ भी आज शेयर कर देता हूँ। जी पता ठीक हो लग गया। रहा सर प्रिंसिपल है वाकई। क्या मतलब है आमना? अब इस बात का क्या मतलब है? मैं जी आमना, जी शाजिया सजाद, आपने 16 सुन लिया है? क्या आपका भी सेम मसला है? शाजिया, आमना, अलर्ट कर देते हैं सर सबको। ओके। आमना, आपने तो क्लास में ले लिया था। यस सर। सारिया, ये सारिया है पूरा नाम? ओके। आपने आपने भी साथ ले लिया था। नौशिरवान दरमियान में चले गए थे। और हमारे साथ एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, उसामा भाई। सर कैसे हैं आप? माजरा सर, 5 एक मिनट डिले का, आपको पता है सेट करने में चीज़ें ज़रा। आप नोट्स दे दें सर, अभी जैसे ही क्लास खत्म होगी दोनों। जो वैसे वो जो ऑडिट वाला लिंक है ना उसामा भाई, जो ऑडिट के नोट्स वाला 1037 IS8, उसी में मैंने ये फेंक दिया है। उसी लिंक को यूज़ करके ये वहाँ पे पहुँच सकते हैं। मैं अगेन दोबारा जो है ना उसका लिंक ग्रुप में फेंक दूंगा, ठीक है सर? सर उसामा, एंड लेक्चर अपलोडेड नहीं है। मैंने सर यूट्यूब पे अपलोड करके उनको लिंक दे दिया था। अब उन्होंने पता नहीं अटैच किया कि नहीं, मेरे ख्याल में तो अटैच हो गया होगा, लेकिन ये मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं उसको वेरीफाई भी करवा लूंगा। जी आ जाते हैं शुएब भाई पे। शुएब भाई आपने, नहीं है सर, कोर्स का पार्ट बना दें सर, बना देते। 1037 वाले पार्ट में अकाउंटिंग का मॉड्यूल बना के ना, उसमें 1037 8 कल हो गया है, आज वाला ये सारे वहां पे रखवा दूंगा आज ही। ओके सर? सब सामान, चलो, वेलकम। शुएब जी हाँ, अजान, ठीक है। अगर इनको नजर नहीं आया तो इन्होंने नहीं देखा होगा। स्टार्ट करते हैं। आज मैं इंश्योर करके ग्रुप में मैसेज दोबारा कर रहा हूँ। दुरूद से स्टार्ट कर लेते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अगेन कल वाली बात से दोबारा शुरू करूंगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं स्टैंडर्ड्स यूज करके। तो ऑडिट क्या है? ऑडिट है कि आप आए, आपने देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं या नहीं, इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, यानी कि जिस जिस चीज को मिला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं, क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं या नहीं। अब किसको मिला के बनती हैं? सारे स्टैंडर्ड्स, लोकल लॉज, यानी कि जिस कंट्री में आप हैं। मेन हम स्टैंडर्ड्स की यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं।
तो इट मींस अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड ही है, इसको अलग से पढ़ना है क्योंकि ये अप्लाई होके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। अब जब मैं ऑडिट करने जाऊंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, अगर मुझे स्टैंडर्ड का नहीं पता तो मैं कैसे ओपिनियन दे सकता हूँ कि यार IAS 36 की फलां चीज जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट में उस जगह पे रिप्रेजेंट हो रही है या फलां फिगर वहां पे आ रही है, वो ठीक है या नहीं, वो आप ठीक है या नहीं कैसे कह सकते हैं अगर आपको वो रेलेवेंट स्टैंडर्ड आता है। तो इसीलिए आपके जो टीचर हैं सर उसामा वहीद द ग्रेट द लेजेंड, उन्होंने 1037 IAS 8, IAS 16, IAS 36, IAS 38, तो ये 6 टॉपिक अब बहुत सारे लोगों ने ये पढ़े होते हैं या बहुत पहले पढ़े होते हैं जब ऑडिट पे आते हैं, या नहीं पढ़े होते या साथ साथ पढ़े होते हैं। तो इनकी रिवीजन, इनकी चीज़ों का जहन में होना, इसमें जितने रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं, जितने स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो जहन में होने चाहिए। क्योंकि एज पर सजेस्टेड सर उसामा भाई, ये जो है ना 6, ये बहुत सारी जगहों पे ऑडिट में यूज हो रहे होते हैं। इसीलिए सर ने ये बेड़ा उठाया कि ये उन्होंने मुझसे पिछली दफा करवा लिए थे, ये 3 इस दफा करवा रहे हैं। तो उसका बेनिफिट ये होगा कि ये 6 के 6 अवेलेबल हो जाएंगे स्टूडेंट्स के लिए। आप जब अपने दोस्तों से भी मिले हैं उनको बताएं कि ये फलां जगह पे फ्री में पड़े हुए हैं जो ऑडिट पढ़ रहे हैं, जिन्होंने इनको रिवाइज करना है। तो स्टैंडर्ड का मतलब है, स्टैंडर्ड को हमने सेपरेट समझना है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम ऑडिट पे आएंगे तो हम देखेंगे कि भाई वो स्टैंडर्ड इस जगह पे सही अप्लाई हुआ या नहीं। सही नहीं अप्लाई हुआ, मैनेजमेंट के पास जाएंगे, भाई इसको ठीक कर दो। वो मानते हैं तो क्या करना है, वो नहीं मानते तो क्या करना है, मतलब कि स्टैंडर्ड आना चाहिए। और जो ज्यादा स्टैंडर्ड यूज होते हैं वो सर ने सजेस्ट किए हुए हैं कि कौन कौन से। ठीक है जी, डन। थीम दोबारा रिवाइज हो गया। ओके, इसका मतलब है अब हम पढ़ते हैं 36 को, इम्पेयरमेंट। अब हम प्रॉपर अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड पढ़ने लगे। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि जो एसेट्स हमारी बुक्स में आ रहा है, बुक से क्या मुराद है, अब ज़ाहिर है एसेट बैलेंस शीट में आ रहा है, जो हमारी बुक्स में एसेट आ रहा है क्या इसकी वैल्यू ठीक है। इसको इस तरीके से कर लेते हैं, लेट्स से कि हमारे पास 100 रुपए का एसेट है, 100 मिलियन का। अगर मैं इसे बेचने जाऊं तो ये तो बिकेगा 90 का। इसका मतलब इसकी वर्थ तो 90 है, मैंने अपनी बुक्स में 100 लिखा हुआ है, ये तो गलत बात है। मुझे इसको उठा के यहाँ पे लाना चाहिए। अगर वैल्यू कम है बाहर और मैंने ज्यादा लिखी हुई है, तो जो मैं वैल्यू ज्यादा लिख के बैठा हूँ उसको कम करूंगा, दैट इज कॉल्ड इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। अच्छा, तो इस तरीके से हम जो हमारी बुक्स में आ रही होती है वैल्यू, उसको हम रिकवरेबल अमाउंट के बराबर कर देते हैं। अब रिकवरेबल अमाउंट की डेफिनेशन को समझना जरूरी है। ये हायर होती है किसका, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, वैल्यू इन यूज। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या होता है? पहले फेयर वैल्यू को हमें दोबारा समझना चाहिए। मार्केट वैल्यू इसकी मैं करंट जो कंडीशन के यूजर्स हैं उनकी मिसाल लेता हूँ। आईफोन 12 प्रो मैक्स मेरे पास है, मार्केट में आ गया 14 प्रो मैक्स। लेट्स से कि ये 3 लाख का है। अब मैं जाता हूँ मार्केट में, मैं कहता हूँ कि यार मुझसे ये 12 ले लो, मुझे 14 दे दो। वो कहेगा यार 12 मैं 150 में रखूंगा और आपको 150 कैश देना पड़ेगा। तो ये जो 150 उसकी वैल्यू लगी है, दिस इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू, दिस इज कॉल्ड फेयर वैल्यू। अब अगर इसको बेचने पे कोई खर्चा होता है, हो सकता है कि उस मार्केट में कोई कमीशन देना पड़े, कोई लीगल फी हो, किसी भी तरह की कोई चीज हो, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, बेचने के ऊपर खर्चा। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का क्या मतलब है
कि जो मार्केट में वैल्यू लगी जो और जो उसको बेचने पे खर्चा आया, नेट करके आपके पास सेल करने की कितनी वैल्यू आई, वैल्यू इन सेल कितनी है। आवाज कम आ रही है जी? अब ठीक है आवाज? अब ठीक है जी आवाज? ओके जी। मुझे ये बताएं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे कोई सवाल? यार माइक यूज करें यार, ऐसे मुझे मजा नहीं आता। दो तीन बंदे तो कम से कम माइक यूज कर लेना। ऐसा तो लगता है कि मैं दीवारों से बातें कर रहा हूँ। क्लियर है सर। लोग तारों से बातें करते हैं, मैं दीवारों से बातें कर रहा हूँ। चलें, अब आते हैं वैल्यू इन यूज। अब सोचो कि अगर मैं मार्केट में जाके एक चीज बेचता हूं, अगर बेचने की बजाय मैं उसे यूज करना शुरू कर दूं तो वो मुझे कमा के देगा। मिसाल के तौर पे उसने मुझे 5 साल कमाई करके देनी है। मैं अगर सबकी प्रेजेंट वैल्यू ले लूं तो मुझे पता लग जाएगा इसने मुझे टोटल कमा के कितना देना है, और अगर इसे मैं बेचने जाऊं तो इसको बेच के मुझे कितने पैसे मिलेंगे नेट। इन दोनों में से जो ज्यादा वैल्यू होगी वो मेरी रिकवरेबल। अब रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा एसेट्स आपकी बुक में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। फेयर वैल्यू को मैं डिटेल में समझा चुका हूं, वैल्यू इन यूज भी ये हमने डिस्कस कर लिया। अब वही बात कि रिकवरेबल अमाउंट, लेट्स से कि ये 1.5 लाख का यहाँ पे फोन बिका, अगर मैं इसे यूज करता तो ये मुझे 1,60,000 कमा के देता। अब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हो गई 1,50,000, इसको कह लेते हैं वैल्यू एंड सेल। और वैल्यू एंड यूज मैंने जब यूज किया उसकी प्रेजेंट वैल्यू ली तो लेट से ये 1,60,000 आ गई। 1,60,000 इसमें से मैंने चुना हायर, वो आ गया 1,60,000। अब मेरे पास जो एसेट आ रहा है बुक्स में वो आ रहा है 2 लाख का। अगर मेरी रिकवरेबल अमाउंट कम है और मैंने अपनी बुक्स में एसेट ज्यादा लिखा हुआ है तो जितना ज्यादा लिखा हुआ है उसको मैं कम करूंगा। अच्छा मजे की बात, अगर ये साइन ऐसे हो जाए कि अगर रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है फिर इग्नोर करना है, अगर कम है फिर इंपेयरमेंट चार्ज करना है। और इसकी एंट्री इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, अकोमोलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। जी किसी को समझ तो नहीं आ गया भाईजान? अल्लाह ने आप लोगों को माइक दिया है। सर क्लियर है। ओके जी, वजिया को क्लियर है, बाकी लोग, क्योंकि गेम यही है, ये जो अभी मैंने डिस्कस कर दी गेम यही। शेप को क्लियर है। सरमद, शाजिया, सरमद, सरमद, शाजिया, इजाज, मोहतशम, फिर मोहतशम, सारिया, नौशिरवान, शुएब, वजिया, अजान। आप लोग मैसेजेस में हैं? ओए अल्लाह ले। चलें जी। इंडिकेटर्स। अब हमें पता कैसे लगेगा कि एसेट इम्पेयर हुआ है, यानी कि हमें कौन से ऐसे सिग्नल्स मिलेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि भाई एसेट की वैल्यू कम हो गई है। अब आप सोचें, एक ऐसे फैक्टर होते हैं जो मैं जिस बिजनेस में जिस कंपनी में हूं उसके अंदर से पता लग रहे होते हैं, एक बार से पता लग रहा है। ये दोनों की डिटेल है। अब इंटरनल कैसे, एसेट डैमेज हो गया या वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा, या मैं उसे डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, या मैं अपना पूरा ऑपरेशन रीस्ट्रक्चर कर रहा हूँ, उसकी रिमेनिंग लाइफ कम हो गई है, उसकी परफॉर्मेंस गिर गई है, ये अब मुझे कंपनी के अंदर से चीजें पता लगी। इन सारी चीजों का मतलब है कि एसेट की जो वैल्यू है वो गिर जानी, इम्पेयरमेंट चार्ज करनी पड़ेगी। एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी आ गई, नई मार्केट में वैल्यू चेंज हो गई, मार्केट की, इकोनॉमिक की, लॉ की कंडीशंस चेंज हो गए, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, फ्लॉ हो गया, फ्लॉ हो गया, फ्लॉ हो गया, यानी कि कंपनी के बाहर के जितने भी फैक्टर हैं जिससे आपकी एसेट की वैल्यू गिर जाए, उसकी वर्थ कम हो जाए, वो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं।
कंपनी के अंदर से हाँ जी लाइफ कम हो गई, उसका यूज कम हो गया, उसको यूज करना छोड़ दिया, डैमेज हो गया, डिसकंटिन्यू कर दिया, ये सारे इंटरनल फैक्टर। तो ये चीज हमें बताती हैं कि भाई एसेट ने इम्पेयर होना है। जी, इस पे कोई सवाल? सर क्लियर है। ओके जी, सर क्लियर। ओके। 3-4 लोग यार माइक पे जरा। सर क्लियर है। ओके, अब आते हैं ये जो रिकवरेबल हमने डिस्कस किया कि रिकवरेबल अमाउंट हमने मेजर करनी है, हायर ऑफ इन दोनों का। सबसे पहले देखते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू का असूल ये होता है कि जिस दिन, लेट्स से कि आज मैं मार्केट में गया तो आज की वैल्यू क्या है, आज मैं जाके उसकी उसका रेट लगवाऊंगा तो मुझे पता चलेगा आज उसकी वर्थ क्या है। अब होता क्या है, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। लेट्स से मैंने बाइक बेचनी है, मुझे पता है कि लाहौर में 5 जगह पे जुमे को बाइक की सेल परचेज के लिए मंडी लगती है। लेट्स से एक जगह पे पॉइंट है वहां पे, इट मींस कि मैंने बाइक्स अगर बेचनी है तो इसकी मार्केट एग्जिस्ट करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक्टिव मार्केट्स नहीं होती। अब एक्टिव मार्केट नहीं होती, लेट्स से कि मैं एक जर्मनी से एक बाइक मंगवाता हूँ जो कभी थी नहीं पाकिस्तान में, किसी ने यूज ही नहीं की, उसको पता ही नहीं है, किसी को पता नहीं है। अब इसकी मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, तब हमने क्या करना है, यार इसकी एस्टिमेटेड कितनी अमाउंट हमें मिल सकती है, यानी कि जिसकी मार्केट है उसका रेट तो आपको मार्केट से मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी की मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर हम उसका एस्टिमेट लेंगे कि यार इतने की ये निकल सकती है। अब ये जो सेलिंग कॉस्ट है, लीगल कॉस्ट, टैक्स कॉस्ट नेसेसरी टू ब्रिंग द एसेट इनटू कंडीशन टू बी सोल्ड, इसकी सादा सी मिसाल, सिंपल तरीन, जब आप मंडी में जाते हैं कोई चीज बेचने तो आपको उसके ऊपर कमीशन पे करना पड़ता है। अगर आप वो पे नहीं करेंगे तो आप चीज को नहीं बेच सकते। तो दिस इज कॉल्ड कॉस्ट टू सेल। जी, किसी को कॉस्ट टू सेल समझ तो नहीं आ गया? किसी आ गया सर। गलती से समझ आ गया? क्लियर है सर। सर ये गलती हमने पहले भी की थी। गलती पहले भी की थी? कहाँ पे? रेफर वन में। अच्छा, ठीक है ठीक है। चले, मतलब चलो रिफ्रेश हो गया, रिवाइज हो गया, ऐसे मैं पूछ लेता हूँ। जी सर गुड हो गया। अच्छा जी, वैल्यू इन यूज, अगर मैं उसे यूज करूं तो मुझे कितना कमा के देगा। अब मजे की बात जो इसमें काम की बात है, सबसे पहले अगर वो मुझे कमा के देगा उसे मैं कहूंगा इनफ्लो। ये भी तो हो सकता है, अगर मैं एक मशीनरी की बात कर रहा हूं तो उसको मेंटेन भी तो करना पड़ेगा। आउटफ्लो मुझे चाहिए नेट, नेट फ्लोज। इसका मतलब इनफ्लोज भी हो सकते हैं, आउटफ्लोज भी हो सकते हैं। यहाँ पे इनफ्लोज आउटफ्लोज और नेट की बात है जो हमने ये डिस्कस की, यानी कि यहाँ पे कुछ चीजें जो आपने आउटफ्लोज में नहीं लेनी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, लोन्स, इंटरेस्ट, नंबर 1। इनकम टैक्स, नंबर 2। रीस्ट्रक्चरिंग, नंबर 4। इंप्रूविंग और इनहांसिंग द एसेट परफॉर्मेंस। ये 4 चीजें शामिल नहीं करनी, नॉट इंक्लूड। रेट जो है ना हमेशा प्री टैक्स लेना, रेट हमेशा। अब रेट कौन सा, क्योंकि मैंने प्रेजेंट वैल्यू लेनी है तो मुझे रेट चाहिए होता है डिस्काउंट करने के लिए, वो प्री टैक्स करना। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ऊपर क्या है, ऊपर कहानी लिखी हुई है कि कैलकुलेशन के लिए ये करना है, वो करना है, फलां करना है, फलां करना है, फलां करना है, थ्योरेटिकल। जो काम की बात है वो मैंने आपको बता दी। वैल्यू इन यूज के ऊपर कोई सवाल?
दोस्तों भाई बुजुर्गों, सर क्लियर है। जी एक बंदे को तो क्लियर हो गया, बाकी 12। क्लियर सर। VIS किसकी एब्रीविएशन थी? VIS है वैल्यू इन सेल। VIU तो पता, वैल्यू इन यूज। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल को कह सकते हैं वैल्यू इन सेल। अच्छा जी, अब एक एग्जांपल करते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, जल्दी जल्दी से। ये मेरे पास एग्जांपल है जी। कंपनी हैज अ मशीन, इट्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, यूज्ड टू मैन्युफैक्चर कंपनी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। नया कंपेटिटर आ गया, इंडिकेटर आ गया कि इम्पेयरमेंट हो सकती है। एन ऑफर हैज बीन रिसीव्ड, फेयर वैल्यू 2,40,000। कंपनी वुड हैव टू पे शिपिंग कॉस्ट, कॉस्ट टू सेल 5,000। इसका मतलब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी बनेगी? 2,35,000। इसको मैं कह सकता हूँ वैल्यू एंड सेल। जी, किसी को गलती से समझ तो नहीं आ गई? सर आ गई है समझ। ओके, रीस्ट्रक्चरिंग की एग्जांपल सारिया सारिया सारिया। आइए 37 में आपने रिस्ट्रक्चरिंग पढ़ा होगा। मिसाल के तौर पे मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने फ्यूचर में उस बिजनेस करने का सारा तरीका ही बदल देना है, रीस्ट्रक्चर, दोबारा शेप करना है, नई प्रोडक्ट्स बनानी है, बिजनेस एक्सपेंड कर देना है, नई ब्रांचेस बनानी है, पुरानी क्लोज कर देनी है। मतलब कि जैसे पाकिस्तान में हुआ है ना रीस्ट्रक्चर, पॉलिटिक्स का सिस्टम, पहले कुछ और था अब कुछ और है। तो फ्यूचर में आप अपना काम करने का तरीका, चीजों की एक्सटेंशन वो कर सकते हैं, इसको कहते हैं रिस्ट्रक्चर। बाकी ये आपको ना 37 के लेक्चर में मिल जाएगा, ठीक है। 37 के लेक्चर अगर आपने नहीं सुना तो सुन लें, सर उसामा ने कहा था कि उसकी रिकॉर्डिंग सुने। अच्छा जी, अब हम आते हैं वैल्यू एंड यूज की एग्जांपल पे। ये हमारे पास है जी एग्जांपल के मशीन है फाइनेंशियल पोजीशन में, कंपनी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर कंपनी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, न्यू कंपेटिटर आ गए, ओके। एज अ रिजल्ट फ्यूचर सेल द प्रोडक्ट ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, 3 साल, 1,50,000। ईयर 1 में 1,50,000 कमा के देगा, 1,00,000 ईयर 2 में, 1,00,000 ईयर 3 में, 50,000। और एसेट को फिर मैं सोल्ड करूंगा तीसरे साल में तो 25,000 भी, ये उसने मुझे कमाई करके देनी है। अब या तो ये हो सकता है कि वो ये सीधी फिगर्स दे दे, या कोई मैकेनिज्म दे सकता है इतने यूनिट्स बिके इस साल, इतने इस साल, इतने इस साल, और एक यूनिट इतने का है। यानी कि ये फिगर्स डायरेक्ट भी गिवन हो सकती हैं, ये इनडायरेक्ट भी गिवन हो सकती हैं, आपको कैलकुलेट भी करनी पड़ सकती है, इनडायरेक्ट आपको कैलकुलेट भी करनी पड़ सकती है। अब इसको हल करते हैं। हमारे पास 3 साल हैं, इनफ्लोज क्या है, आउटफ्लोज क्या है, नेट डिस्काउंट फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू। पहले साल 150, दूसरे साल 1,00,000, तीसरे साल 50, और फिर तीसरे साल 25। आउटफ्लोज कोई नहीं है, नेट यही मेरे पास आ जाएंगे। अब यहाँ पे रेट नहीं गिवन मेरे ख्याल में, रेट 10% कर लेते हैं। मैंने ये 1 साल के बाद मिलने हैं, -1 कर लूंगा, -2, -3, -3। तो जब मैं इनकी प्रेजेंट वैल्यू लेता हूँ तो मेरे पास नेट करके 275, 358 आ जाता है, जिसको मैं कहता हूँ वैल्यू एंड यूज। क्या ये किसी को समझ तो नहीं आ गई? जी, सर आ गई है समझ। सर ये और 3 डबल लिखा हुआ है। जी जी, वो इकट्ठे भी कर सकते हैं, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं क्योंकि दो अलग अलग फिगर्स है ना, या ऐसे कर लें या अलग अलग कर लें, ठीक है। ओके सर। अच्छा जी, अब हम आते हैं, यही जो हमने किया इसको क्लब कर देते हैं। यानी कि हम अब पहले हमने अलग अलग देखा वैल्यू एंड सेल को, फिर अलग देखा वैल्यू एंड यूज को, अब इकट्ठे करके देखते हैं क्या होता है।
मशीन की कैरिंग अमाउंट है 3 लाख। बाकी हमने ये वाली अभी हल की, इससे मुझे वैल्यू इन यूज मिली, और ये हम पहले हल कर चुके हैं, इससे मुझे वैल्यू इन सेल मिला। कैरिंग अमाउंट याद रखना है 3 लाख है। इसका मतलब अब इसको हम हल करते हैं। ये मेरे पास आ गया था 2,35,000। फेयर वैल्यू कितनी थी? 240। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 5, नेट करके मेरे पास वैल्यू इन सोल बन गई 225। फिर हमने 1,50,000, 1,50,000, 25,000 इसकी जब प्रेजेंट वैल्यू ली थी, तो इस तरीके से हमने प्रेजेंट वैल्यू ली, तो मेरे पास नेट करके आंसर आया था 275,358। फिर मैंने देखना है कि इन दोनों में से हायर कौन सा है। ये वैल्यू इन सेल 235, 275, हायर क्या है 275, ये मेरी हो गई रिकवरेबल अमाउंट। फिर मैं देखूंगा मेरी कैरिंग अमाउंट कितनी है। कैरिंग अमाउंट मेरी थी 3 लाख। अगर तो रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से कम होगी तो इम्पेयरमेंट होगी, अगर तो रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा होगी कैरिंग अमाउंट से, इग्नोर। ये याद रखना। तो अब 3 लाख में से ये 3 लाख कैरिंग अमाउंट है, रिकवरेबल 275 है, इसका मतलब 24,642 की जो वैल्यू है, इसने इम्पेयरमेंट होना है। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, accumulated impairment loss credit, and it includes concludes IAS 36 जी। ठीक है, इतनी इतना रवैया नक्शी है, काफी है इतना का। जी दोस्तों, सर क्लियर है। वजिया को क्लियर है, सर क्लियर है। आमना को क्लियर है, सरमद सरमद बोल रहा है जी यार। सर। ओके सर। ओके ओके। अब आ गया जी शाजिया, इजाज।